देखिए प्यारे छात्रों, मैं आप लोग के लिए क्लास 9th का बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर कोशिका जो है उसका मैं फर्स्ट वीडियो बनाकर यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ, जो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर देखे होंगे। और मैं उसी का सेकेंड वीडियो जो कोशिका की संरचना है, मैं आज इस पर आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग भी इसे ज़रूर देखेंगे। तो आइए मैं आपको इस शानदार वीडियो में स्वागत करता हूं अपने चैनल स्ट्रीम्स क्लासेस के माध्यम से। और ये देखेंगे कोशिका की संरचना क्या है। कोशिकाओं का निर्माण विभिन्न घटकों से होता है, जिसको हम लोग कोशिकांग कहते हैं। जो कोशिकांग विशिष्ट कार्य करता है, कोशिकांग के कारण ही प्रत्येक कोशिका जीवित संरचना का बना होता है। कोशिकांग के कारण ही हम लोग के शरीर विभिन्न प्रकार की जैविक क्रियाएं या सुचारू ढंग से कार्य करता है। जीवों के जो कोशिका है, उस सभी कोशिकाएं कोशिकांग के निर्माण से ही होता है। कोशिकाओं की संरचना का जो अध्ययन है वो सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से संभव हुआ। जो सूक्ष्मता के दृष्टि से यानी साधारण तरीका से हम लोग कोशिका की संरचना को 3 भागों में बांटे हुए हैं, जिसका नाम है, पहला है कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली नाम है, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा कोशिका भी कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा है कोशिका द्रव्य, दूसरा है कोशिका द्रव्य, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मी कहते हैं। तीसरा है केंद्रक, जिसको हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। ये 3 संरचना बना हुआ है, ठीक है। अब हम यहाँ ध्यान देंगे कि कोशिका झिल्ली क्या है, इसका हम निचोड़ आपको समझाऊंगा, ठीक है ना। तो देखिए, कोशिका झिल्ली जो है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार से होने के बाद ये सुलभ हुआ, इसका खोज। तो कोशिका झिल्ली देखा गया, जो एक कोशिका होती है, मान लीजिए ये कोशिका है, तो कोशिका जो होती है ना, ये बहुत मुलायम, लचीलापन, पतले तार की होती है, जो चारों तरफ से एक कोशिका को घिरी रहती है। उसी को हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या नाम है? कोशिका झिल्ली। यानी कोशिका झिल्ली जो होती है, पतले तार की तरफ मुलायम और लचीलापन तार चारों तरफ से घिरा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब देखिए, कोशिका झिल्ली को हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या इसको प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब देखा गया गौर से, तो कोशिका झिल्ली जो है जीवित और अर्धपारगम्य होती है। कोशिका झिल्ली जो है जीवित होती है एवं अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य, इसका अर्धपारगम्य का मतलब क्या होता है कि कोशिका झिल्ली जो है कुछ पदार्थों को बाहर से अंदर आने दे या कुछ को अंदर से बाहर जाने दे, पूरा का पूरा नहीं। इसीलिए इस कोशिका को हम लोग चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। इसीलिए इसका नाम पड़ गया चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। इसीलिए इसका नाम पड़ गया चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। जब इसको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखा गया, तो ये हमारा दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। कोशिका झिल्ली जो है दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ है। तो इसमें हम देखें गौर से
इलेक्ट्रॉन के माध्यम से, तो देखा गया कि लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका झिल्ली जो है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है। इस तरह से हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली की संरचना है। अब इसका विशिष्ट कार्य भी है। इसका विशिष्ट कार्य क्या है, तो ये देखिए, कोशिका को एक निश्चित आकार देता है। पहला काम है कोशिका को एक निश्चित आकार देता है, एक निश्चित आकार देता है। दूसरा है कि ये हमारे कोशिका के अंदर यानी यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। ये कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, ठीक है ना। तीसरा है कि कोशिका झिल्ली जो है कुछ पदार्थों को बाहर जाने देती है और अंदर आने देती है। यानी पदार्थ जो होता है, जो भी भोज्य पदार्थ होता है, उसको बाहर और अंदर आने देती है। और प्लाजिला, ठीक है ना, प्लाजिला, भिलाई आदि में मदद करता है, ठीक है ना। उसके बाद में पांचवा है, ये 4 स्टेप आपका काफी है कार्य में। अब देखिए, कोशिका जो होती है ये सीमित झिल्ली का काम करता है। कोशिका झिल्ली जो होती है कोशिका को सीमित झिल्ली का काम करती है। बस ये 5 आपका कार्य इंपॉर्टेंट है। कैसे, फिर से एक बार समझ लीजिए। अगर ये कोशिका के चारों तरफ झिल्ली नहीं होगा तो ज़रा सोचिए कि ये क्या होगा, बहाव की तरफ बह जाएगा, इसमें रुकने की जगह नहीं होगा। इसीलिए कोशिका झिल्ली प्रत्येक कोशिकाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये प्रत्येक कोशिका जो झिल्ली इसकी चाहिए, वो काहे चाहिए, क्यों चाहिए, काहे के लिए ज़रूरी है। तो देखिए, अगर वो झिल्ली होता है प्रत्येक कोशिका में तो कोशिका का एक निश्चित आकार प्रदान होगा, क्योंकि हर कोशिका का कोई ना कोई एक निश्चित आकार होना चाहिए। इसीलिए कोशिका को यांत्रिक सहारा मिलता है, अंदर से सहारा मिलता है कि हमें कोशिका झिल्ली होने से किसी दूसरे कोशिका से नहीं टक्कर खा सकते हैं, या किसी दूसरा एंजाइम अगर बाई चांस को छोड़ता है या कोई प्रकार विष छोड़ता है तो हमको कोई टेंशन नहीं होता है, उसके लिए सुरक्षा मिल जाता है। पदार्थ यानी जो भी हमारा भोज्य पदार्थ है उसको बाहर और अंदर आने देती है। ये कोशिका झिल्ली प्लाज्मा का और फ्लाजिला होना चाहिए और भिलाई का ये मदद करता है। अब देखेंगे, ये कोशिका सीमित झिल्ली का भी काम करता है, ये इतना इम्पोर्टेंट। देखिए, अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति भी जो है ना कोशिका झिल्ली की तरह होती है, लेकिन कोशिका भित्ति जो है वह पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में ये पाया कहा जाता है, पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और ये पादप कोशिका में किस तरह से होता है, तो पादप कोशिका में जो कोशिका झिल्ली होती है ना, कोशिका भित्ति, वह मोटी और कड़ी आवरण से घिरा होता है। इसी आवरण को हम लोग कहते हैं कोशिका भित्ति, इसलिए इसका नाम पड़ गया कोशिका भित्ति। जबकि कोशिका झिल्ली पतली झिल्ली और लचलापन सतह से घिरा रहता है, जबकि ये मोटी और कड़ी आवरण से घिरा रहता है। इसी आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति कहते हैं, ठीक है ना। कोशिका भित्ति जब पादप कोशिका में मौजूद होती है, जिसके कारण से क्या होती है, ये आपका
सेलुलोस होता है, सेलुलोस की बनी होती है और ये पारगम्य होती है, पारगम्य माने आर पार जा सकती है, माने आर पार भिन्न भिन्न अणुओं को बाहर या अंदर लाने में इसको पूरा का पूरा पारगम्य होता है, जाने आने देता है, ठीक है ना, वो है पारगम्य। तो देखिए कोशिका भित्ति कहाँ पर दी है, पादप कोशिका में, और पादप कोशिका की जो प्रत्येक कोशिका है वो चारों तरफ से एक मोटी कड़ी आवरण से घिरी रहता है, जो हम लोग कहते हैं उस आवरण को कोशिका भित्ति। और ये कोशिका भित्ति जो होता है सेलुलोज की बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है और ये पारगम्य होती है, ठीक है ना। और ये मोटी और कड़ी आवरण होने के कारण ये निर्जीव हो जाती है, क्या होती है, निर्जीव और कड़ा हो जाता है, निर्जीव और काड़ा हो जाता है। कौन, कोशिका भित्ति, जो दृढ़ प्रदान करती है, दृढ़ता इसके अंदर प्रदान हो जाती है। कोशिका भित्ति में अर्धपारगम्य नहीं होता है। और ये कोशिका भित्ति का मुख्य काम क्या है, इसका भी कार्य जो है बहुत मस्त है। क्या काम है, तो ये भी कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, एक निश्चित आकार प्रदान करता है, ठीक है ना। दूसरा है ये कोशिका को यांत्रिक सहारा और सुरक्षा देता है, यानी सुरक्षा करता है, ठीक है ना। तीसरा है ये कोशिका झिल्ली को माने कोशिका को सूखने नहीं देता है, यानी सूखने से रक्षा करता है, ठीक है ना। चौथा है कि एक कोशिका को रक्षा करता है, ठीक है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं इसका कार्य है। तो ये कोशिका भित्ति मैंने आपको समझाया, जो कोशिका झिल्ली पूरा निचोड़ से ख़त्म कर दिए। और हम ये कोशिका झिल्ली ये बाहरी आवरण को बोलते हैं। अब अंदर कोशिका अंदर आपका केंद्रक होता है, बाकी सब कोशिका द्रव्य होता है। इस सब के बारे में हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य के बारे में। जो आइए देखें कोशिका द्रव्य क्या है। कोशिका द्रव्य, देखिए कोशिका द्रव्य को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। अब कोशिका द्रव्य को साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे एक फिगर के माध्यम से, ये एक प्रकार की मैंने कोशिका बनाया जो बाहरी एक झिल्ली से घिरा होता है, जिसका नाम है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, और बीच में केंद्रक होता है, ठीक है ना। और बाकी इसमें बहुत सारे विभिन्न प्रकार की रचनाएं मौजूद हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका द्रव्य, ठीक है ना। यानी हम अगर परिभाषा देखते हैं तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच भाग को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं या साइटोप्लाज्म कहते हैं। अब इसमें जो संरचना होती है कोशिका द्रव्य की, जो भी संरचनाएं है वो सब के सब कैसी होती है, ध्यान देंगे। तो कोशिका द्रव्य में कुछ ऐसा पदार्थ है जो एक कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का बनता है, कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ का बनाता है। कार्बनिक में मतलब जैसे ग्लूकोज है या कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, और प्रोटीन है और वसा है, और इसमें आपका लवंग होगा और जल होगा। इन सारे पदार्थों से ये कोशिका द्रव्य की रचना बनी होती है, जिसको हम लोग जीव द्रव्य भी नाम देते हैं। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को मिलने से जीव द्रव्य बनता है। तो ये सारी उसकी रचना है। अब ये इसमें पूरा भरा, जिसको हम क्या कहते हैं, ये सब के सब निर्जीव हैं। यानी हम कह सकते हैं कि कोशिका द्रव्य की जितनी सारी रचनाएं का निर्माण होता है वो सब के सब इन निर्जीव पदार्थों से बना होता है,
ठीक है ना। अब ये जो होता है, कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिसमें कोशिकांग होता है, जो कोशिका झिल्ली होता है, किसी में नहीं होता है। हम यहाँ पर कुछ कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिका होती हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, ठीक है ना। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होती है उसमें कोशिका झिल्लीयुक्त अंगक होता है। तो जिसमें कोशिका झिल्लीयुक्त अंगक होता है उसको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। मतलब कोशिका झिल्ली जिसमें मौजूद है उसको हम यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं, और जिसमें कोशिका झिल्लीयुक्त अंगक मौजूद नहीं होता है उसको हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो जिसमें यूकैरियोटिक कोशिका होती है वो विशिष्ट कार्य करने में सक्षम होता है। माने यूकैरियोटिक कोशिका जो भी होती है उसमें कोशिका झिल्लीयुक्त अंगक मौजूद होता है, तो वह अपना शरीर के लिए, अपने जीवन के लिए निश्चित रूप से कार्य करने में सक्षम होता है और सुचारू ढंग से अपना काम करता रहता है। लेकिन जिसमें आपका कोशिका झिल्लीयुक्त अंगक नहीं होता है वो विशिष्ट प्रकार के कार्य करने में सक्षम नहीं होता है। तो वह कैसे कार्य करता है, तो वह जीवित कोशिकाओं में प्रवेश करके अपनी सारी क्रियाएं जीवित कोशिकाओं की तरह काम करने लगता है। जैसे वायरस है, वायरस जो होता है वो निर्जीव है, वह परिलक्षित नहीं होता है, उसमें क्षमता नहीं है कि अपने आप से वो कुछ क्रिया कर सकता है। वो जब तक जीवित कोशिका में प्रवेश नहीं करेगा तब तक वह उसके अंदर कोई काम करने की क्षमता नहीं होती है। तो कुछ वायरस है, कुछ जीवाणु है जो कि निर्जीव होती है और जीवित कोशिका में प्रवेश करके वो कोशिकाओं और जीवित शरीर की कोशिकाओं की तरह अपना कार्य करने लगता है। तो वह सब प्रोकैरियोटिक कोशिका काम करता है। जो वायरस हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, सूक्ष्म कोशिकाएं छोटी छोटी, इस सब में आता है, जिससे कोशिका झिल्ली चारों तरफ से घिरा नहीं रहता है। हम देखिए बहुकोशिकीय जो होती है, जितने सारे बहुकोशिकीय होते हैं सब के सब यूकैरियोटिक कोशिका होती है। जो यू दिखता हो, महसूस कीजिए लगभग, जो यू तुम नज़ारा से देखते हो यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है, उसमें कोशिका झिल्लीयुक्त अंगक मौजूद होता है। अब हम आगे देखेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका तो हम समझेंगे। अब हम देखें कोशिका की जो संरचना है उसके अंदर जो कोशिका द्रव्य हम पढ़ रहे हैं, तो कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार की जो रचनाएं होती है उस सब के सब एक विशिष्ट काम करता है। अब इसके अंदर जितने सारी रचनाएं होती है उस सब के सब एक दूसरे का सहयोगिक है, सब के सब अलग अलग अपना विशिष्ट कार्य करने में संपादित रहता है। तो वह कार्य है और अपना वो रचना है। तो देखेंगे इसके अंदर विभिन्न प्रकार की रचनाएं होती हैं जो हम कह सकते हैं। पहला है अंतःप्रदवी जालिका, ठीक है ना। दूसरा है राइबोसोम, ठीक है ना। तीसरा है गल्जिकाएं, चौथा है आपका अंतःप्रजालिका, राइबोसोम, गल्जिकाएं, उसमें लाइसोसोम और जो कि बहुत खतरनाक होता है। उसके बाद में माइटोकांड्रिया है, उसके बाद में लवक है, ठीक है ना। उसके बाद में आपका इसको प्लासिड भी कहते हैं इंग्लिश में, और रसधानी है। उसके बाद में आप जाएंगे तो सेंट्रोसोम, ठीक है ना। इस तरह से आपका विभिन्न एक दो और रचनाएं शायद होगा, मैंने यही यू है हम लोग को पढ़ना। तो ये सब अंतःप्रजालिका, राइबोसोम, गल्जिकाएं, लाइसोसोम, माइटोकांड्रिया, लवक, रसधानी, सेंट्रोसोम, और इस सारे रचनाएं हम लोग के कोशिका द्रव्य में बिखरा हुआ है। ये कब संभव हुआ? जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज हुआ तो 1,00,000 से अधिक गुना बड़ा करके दिखाने में सक्षम हुआ, तब जाके हम सब एक कोशिका द्रव्य के अंदर इस सारी रचनाओं का हम लोगों ने खोज, माने वैज्ञानिकों ने खोज किया, जिसका आज हम लोग अध्ययन करते हैं। अब हम सब जानेंगे अंतःप्रजालिका क्या है, राइबोसोम क्या है, गल्जिका क्या है, लाइसोसोम क्या है, मैंने सब क्या है और हमारे कोशिका द्रव्य में किस तरह से काम करता है, ठीक है ना।
और ये सारे काम अलग अलग करता है, सबका कार्य, सबकी बनावट, सबका रूपरेखा अलग अलग है, किस तरह से दिखता है, किस तरह से इसमें संरचना अवस्थित है, कौन तरल में है, कौन किस तरह से है, सब के सब इसमें निचोड़ करके बताई जाएगी, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखेंगे। ओके, तो देखिए मैं आप लोग को कोशिका द्रव के अंदर विभिन्न सारे रचनाएं पाई जाती हैं, जिसको मैंने बताया था कि अंतःपरिजालिका, राइबोसोम, गोल्गी कायल, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, रसंधानी, लवक, सेंट्रियोम और भी विभिन्न प्रकार की रचनाएं होगी। तो वो मैं आपका फर्स्ट है अंतःप्रदवी जालिका। अंतःप्रदवी जालिका को हम ER के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है ना, इसका इंग्लिश एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, देखिएगा है नहीं। तो अंतःपरिजालिका जो है उसका बनावट कैसी है ध्यान देंगे। कोशिका द्रव में अंतःपरिजालिका कैसे दिखता है, किस तरह से बिखरा हुआ रहता है, वो देखेंगे। तो ये सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि अंतःपरिजालिका जो है जंतु और पादप कोशिका में पाई जाती है, माने जंतु में भी पाई जाती है, पादप दोनों में पाई जाती है, ठीक है ना, अंतःपरिजालिका। और ये कोशिका द्रव में देखा गया, माने ये हमारा एक कोशिका है और ये केंद्रक है, तो ये हमारा कोशिका द्रव है। तो इस कोशिका द्रव में देखा गया तो किस तरह से देखा, तो वो दिखता है सूक्ष्म, माने सबसे छोटा, शाखित और झिल्लीदार नालिकाओं का बना होता है, इस तरह से उसमें दिखाई देता है। कहाँ, इसमें, समझा जा रहा ना। कहने का मतलब है अंतःपरिजालिका जो है जंतु और पादप दोनों में पाई जाती है। अंतःपरिजालिका इस कोशिका झिल्ली जो है, माने कोशिका जो है, इसमें कोशिका द्रव में और पादप कोशिका द्रव में दोनों में पाई जाती है। और ये कोशिका द्रव में किस तरह से दिखता है, तो ये सूक्ष्म दिखता है, शाखित दिखता है, झिल्लीदार नलिका का बनी नली होती है, उस तरह से इसमें जाल होती है जो दिखता है। नेक्स्ट है कि ये लाइपोप्रोटीन की बात है, माने जो भी मेरा अंतःपरिजालिका है वो मेरा लाइपोप्रोटीन का बना होता है, ठीक है ना। और ये कोशिकाओं में ये कैसे दिखता है, तो समांतर नालिका के रूप में दिखता है, माने ऐसे दिखता है, इस तरह से घना जाल बना होता है, ठीक है ना। अब हम एक का उसमें से निकालता हूँ तो ऐसे बनता है, क्योंकि अंतःपरिजालिका दो प्रकार का होता है, एक चिकनी अंतःपरिजालिका जिसको SER कहते हैं, जिसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, खुरदरी मतलब रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। तो ये हमारा रॉफ साइड है, ये रॉफ है, ये स्मूथ है। तो रॉफ साइड जो होता है, रॉक साइड जो होता है, उसके झिल्ली पर, कोशिका झिल्ली पर दानेदार की तरह बहुत सारे छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती है, ठीक है ना। इस तरह से बहुत छोटी छोटी रचनाएं पाई जाती है, जिसको हम कहते हैं कौन सी, राइबोसोम कहते हैं, ठीक है प्यारे छात्रों। और स्मूथ जो बोलते हैं ये चिकना होता है, इसमें वासा का निर्माण होता है, ठीक है ना, ओनली फॉर वासा। अब देखिए ये राइबोसोम जो होता है प्रोटीन का संश्लेषण करने लगता है, और स्मूथ जो होता है वासा का निर्माण करने लगता है। इस तरह से हमारा चिकनी अंतःपरिजालिका खुरदरी अंतःपरिजालिका में होती है। अब ये अंतःपरिजालिका का मुख्य काम क्या है, ये मेन काम है कोशिकाओं परिवहन तंत्र। माने परिवहन का मतलब होता है कि मान लीजिए मेरे शरीर में प्रत्येक अंगों तक कोशिका माने है, हर अंग में कोशिका है, सारे अंग में हमको कोशिकाओं माने प्रत्येक अंग में हम लोग को कोशिका मौजूद है। प्रत्येक कोशिका में हम लोग को क्या चाहिए, राइबोसोम जो प्रोटीन का संश्लेषण करता है और वासा का जो निर्माण करता है, उन सब का हमको क्या चाहिए, कोशिका को चाहिए। तो वो कैसे देगा, तो ये परिवहन का काम करता है, बनता है कोशिका द्रव में जो भी सब बनता है उसको ले जाने का काम कौन करता है, तो यही हमारा अंतःपरिजालिका काम करता है, जो कहता है बाहर निकालो अंदर लाओ, ये सब का काम करता है, ठीक है ना। अब देखिए कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहारा देता है, ये मेन काम है। ये कोशिका द्रव जो है ना, इसको सहारा मिलता है, इससे
ये मेन काम बताता है, इसलिए ये फैक्ट्स है। अगला है केंद्रक। जो केंद्रक बीच में होता है वो केंद्रक से लेकर कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बताता है। माने केंद्रक ई है और यहाँ मान लीजिए अंतःप्रजालिका है, तो यहाँ से इसमें आने का वही बता रहा ना, केंद्रक के कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थ माने जो भी आनुवांशिक पदार्थ है, पैतृक गुणों के वाहक में जो भाग लेता है आनुवांशिक पदार्थ, उन सब पदार्थों को केंद्रक में जाने का रास्ता देता है। ये है इसका काम, किसका? अंतःप्रजालिका का। आरईआर यानी रॉक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये प्रोटीन संश्लेषण में मदद करता है, मैं पहले ही भी बोला था। ये आपका अंतःप्रजालिका का मुख्य काम है। तो प्यारे छात्रों, मैं यहाँ तक आपको समझाया। अगर यदि आप सबको ये मेरा वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर कोई स्टूडेंट न्यू होंगे तो मेरे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो आप तक इसका नोटिफिकेशन फर्स्ट वीडियो में ही मिल जाएगा।